कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका ये प्यारा कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत तो करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा में मछली पालकों के निजी जमीन पर अनुदानित तालाब निर्माण की है योजना। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 14 से 16 फरवरी तक होगा किसान मेले का आयोजन। अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद वर्धमान। अब समाचार विस्तार से। लोहरदगा जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय द्वारा लोहरदगा जिला के मत्स्य कृषकों को उनके निजी जमीन पर अनुदान पर तालाब निर्माण की योजना चलाई जा रही है। 1 एकड़ के तालाब निर्माण के लिए मॉडल इकाई लागत 3 लाख रुपए है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभुकों को 90% अनुदान और अन्य कोटि के लाभुकों को 80% अनुदान की सुविधा मिलेगी। शेष राशि लाभुकों को स्वयं वहन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 फरवरी 2015 है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 14 से 16 मार्च तक 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समेकित कृषि तकनीक विषय पर आधारित इस मेले में करीब 200 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें बीएयू के विभिन्न विभाग, संकाय, इकाई, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, कीटनाशी, कृषि यंत्र बनाने और बेचने वाली कंपनियां सहित कई एनजीओ भाग लेंगे और अपने शोध तथा उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें राज्य के सभी जिलों सहित पड़ोसी राज्य के किसान भी भाग लेंगे। सूकरों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए खानपान और बेहतर आवास प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। खाने के लिए संतुलित पौष्टिक आहार दें। आवास में खिड़की, दरवाजा ठीक ढंग से बंद करने की व्यवस्था करें ताकि बाहर की शरद हवा अंदर न आ सके। अगर ज़्यादा ठंड हो तो सूकरों को इससे बचाने के लिए उनके आवास के तापमान को अनुकूल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सूकरों को सीधे फर्श के संपर्क में न रहने दें। उनके आवास के फर्श पर पुआल बिछा दें। जरूरत हो तो वहां बल्ब, हीटर या अलाव भी जला सकते हैं। या फिर गर्म कपड़ा से उसको ढके अलाव जलाएं, हीटर जलाएं और जो है कि अंदर का वातावरण, अगर कमरे में है तो वातावरण जो है वो आप सही करें और कोशिश करें कि अंदर का वातावरण वो बाहर की वातावरण की तुलना में वो जो है कि ठीक ठाक हो और उसको उचित वातावरण में। दूसरी बात, अगर पशुओं को ठंड लग चुका है तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर के डेक्सामेथासोन और एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट अवश्य करें। इसके अलावा अगर संभव होता है, अगर डॉक्टर ये कहते हैं तो आप पानी भी चढ़ा सकते हैं, जिससे कि उसमें जो है कि डेक्सट्रोज वगैरह का इंट्रावेनस इंजेक्शन भी दिया जाता है, जिससे वो तुरंत जो है उसमें स्फूर्ति आती है, उसमें ताकत आती है बीमारियों से लड़ने के लिए और ठंड से उसका बचाव हो सकता है। जो किसान आने वाले महीनों में मसाला फसल अदरक की खेती करना चाहते हैं, वो अप्रैल से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। अदरक की खेती के लिए किसान भाई बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में 18 से 20 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें, जिसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई कृषि उपकरण डच हो की मदद से खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 12 से 15 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी फसल में ट्राइकोडर्मा के उपयोग के बारे में। गोभी फसल में यदि जरूरी हो तो 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में दें। साप्ताहिक अंतराल पर ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1900 रुपए, चना 3100 रुपए से 3350 रुपए, दाल अरहर 6800 रुपए से 7500 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9750 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 550 रुपए से 1050 रुपए और प्याज 1400 रुपए से 1750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी का भाव भी पता चल गया हमारे किसान भाइयों को। कहा आपने। लेकिन हमें जानकारियों का सिलसिला शुरू करना है झुमकी बहन, लेकिन छोटा सा विराम ले लेते हैं। तो चलिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, जानकारी का सिलसिला अब शुरू हो चुका। क्यों? जानकारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और गर्मी का मौसम भी लगभग आने की तैयारी में है, यानी ठंड कम हो चुकी है। बिल्कुल सही। तो मौसम के अनुसार किसान भाइयों को भी थोड़ा सा परिवर्तन तो करना ही होगा। और अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में भी सब्जियों की खेती होती है किसान भाइयों। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि गर्मी के मौसम में अगर आप भिंडी की खेती करने की सोच रहे हैं तो कौन से प्रभेद लगाएं ताकि आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। बिल्कुल, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे
विशेषज्ञ उपेंद्र कुमार जी। और जानेंगे कि गर्मी के मौसम में भिंडी की खेती कैसे करें और उनके कौन कौन से उत्तम से प्रभेद हैं, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, ठंड का मौसम जाने वाला है और गर्मी का मौसम आने वाला है, ऐसे में हमारे किसान भाई जो भिंडी लगाना चाहते हैं वो अपनी खेतों की तैयारी कैसे करेंगे? किसान भाई पहला काम ये करें कि खेत को सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद 3-4 दिन के बाद उसको मिट्टी पलट हल से अच्छी तरह जुताई कर दें और उसको अच्छी से पट्टा लगा दें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। और उसके साथ साथ सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें डाल दें, उचित रहेगा, इसलिए उसके साथ ही जुताई कर दें। और इसके साथ कियारी बना दें, हल्की हल्की कियारी बना करके उसको कतार से कतार और 20 से 20 की दूरी मेंटेन करके ही लगाएं। कि हमारे किसान भाई पीछे देख रहे हैं कि भिंडी का पौधा मतलब बीज लगाया जा रहा है, वैसे हमें कतार की दूरी और जो मेड बनाया गया है एक अच्छी तकनीक है। पहले लोग ऐसे ही लगा देते थे, तो ये तकनीक जब अपना रहे हैं और हमारे किसान भाई पहले जो लगाते थे, इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है? एक भिंडी की कतार से कतार की दूरी है 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी है 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। किसान भाई इस विधि से लगाने के लिए आप अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। तो ऐसे जब हमारे किसान भाई लगाएंगे मेड़ों को लगाकर, तो बीज दर की क्या उपलब्धता होगी और उत्तम बीज जो प्रभेद होते हैं वो कौन कौन से? उत्तम प्रभेद इसका है प्रभमनी क्रांति, अनामिका, पूसा उपहार, ये 3-4 वैरायटी है जो इसके लिए उपयुक्त है गर्मी के लिए। प्रभेद की बात हो गई है, तब आप हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे उर्वरक का बात होता है। उर्वरक किसी भी फसल के लिए सही चीज़ है और कितनी मात्रा में हमारे किसान भाई लगाएं, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों उर्वरक की मात्रा है 1 हेक्टेयर के लिए 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद और 200 किलोग्राम यूरिया और 300 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ सिंगल सुपर फास्फेट और 100 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, जब खादों की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई आजकल रासायनिक खाद से इधर जैविक खाद की ओर आ रहे हैं, तो जैविक खाद हमारे किसान भाई कितना उपयोग करेंगे और उसकी क्या उपयोगिता होती है? किसान भाई जैविक खाद का उपयोग करें, क्योंकि उससे आने वाली फसल अच्छी होती है और उसका मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा रहता है। किसान उसको ज़्यादा पैसा में खरीद लेते हैं। जैविक खाद का ही प्रयोग करें किसान भाई। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैविक खाद जब हमारे किसान भाई प्रयोग करेंगे खेतों में तो उनकी फसल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। अब गर्मी का मौसम है और ऐसे मौसम में हमारे किसान भाई भिंडी लगा रहे हैं, तो सिंचाई की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कितने समय अंतराल पर सिंचाई करें और सिंचाई करने के बाद कौन सा खाद का प्रयोग करें? किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में 5 से 7 दिन के अंतर पर सिंचाई करें और उसमें फर्स्ट मैंने कोड़ा लगाने के वक्त यूरिया का छिड़काव करें। 1 हेक्टेयर में करीब 100 केजी एक बार में यूरिया का प्रयोग करें और उसके साथ साथ म्यूरेट ऑफ पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट का भी थोड़ा मात्रा का प्रयोग करें। ये तो हो गई सिंचाई की बात। और ऐसे में जब गर्मी का मौसम है तो हमारे जब भिंडी के पौधे हैं बड़े हो जाते हैं, वैसे में कुछ कीट फतिंगे भी आते हैं, तो कौन कौन से कीट हैं और उनके निदान हमारे किसान भाई कैसे करें? इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें तना छेदक कीट लगते हैं। इसके लिए क्लोरोपोरिफॉस 2 ml 1 लीटर पानी में डालकर इसका छिड़काव करें। अगर इससे भी सुविधा है तो नीम वाला जो दवा का न्यूमिसाइड्स है उसको 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करें। इसलिए किसान को तना छेदक से राहत मिलेगी। एक और अच्छी बात है कि इंटरक्रॉपिंग करें। भिंडी के साथ किसान भाई बोदी का खेती करें और मूली साथ में मूली भी लगा दें। इससे क्या होगा कि रोग रोधी जो तना छेदक रोग है वो आक्रमण नहीं करेंगे आपकी फसल पर। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गई भिंडी की खेती कैसे करेंगे और कौन सा उत्तम प्रभेद लगाएंगे। अब ऐसे में वो नए किसान जो हमारे किसान भाई जुड़ना चाहते हैं, भिंडी की खेती करना चाहते हैं, वो इस क्षेत्र के हैं, तो वो कहाँ से जानकारी लेंगे और कैसे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे? किसान भाइयों, इसकी जानकारी के लिए कृषि विज्ञान से में आकर संपर्क करें। जो भी आप लोगों का फसल में समस्या है, बीज में समस्या है, खाद की समस्या है, उसे निदान करने के लिए आपको कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग के माध्यम से आप विजिट कर सकते हैं। आप हर वैज्ञानिक यहाँ बैठते हैं अलग अलग, आप आकर हर समस्या को
पूछ सकते हैं और यहाँ से निदान पा सकते हैं। आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने गर्मी में भिंडी की खेती कैसे करें और इसकी उचित उत्पादन कैसे प्राप्त हो, इस बारे में कितनी अच्छी और विशेष जानकारी दी। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी थी झुमकी बहन। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हाँ, हरी हरी भिंडी बिल्कुल गर्मी का तड़का है भाई। अभी जाड़े का मौसम है, लेकिन पहले से हम लोग तैयार है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी जानकारी से पहले हम एक बार फिर आपसे अनुग्रह करेंगे कि एक छोटा सा विराम लेते हैं। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है और साथ ही साथ स्वागत है हमारे बुधना भाई का। जोहार बुधना। कैसा था? बेस? हाँ ठीक है जून। चला थे नहीं? चल रहा है जून, मगर बात ऐसा है ना, सब्जी जून लगाए कि कीड़ा जून खा जा रहा है। देखो तब जून तो दवाई नहीं लगाएगा तो कीड़ा जून खाइबे करेगा। ये देखिए जून दवाई जून लगाइबे किए थे। हाँ। तो जून में नहीं, अभी लगाना था आपको। हाँ, अभी ये जून लगाए थे। चलो अच्छा चलिए, तो आपकी समस्या का भी समाधान बिल्कुल है। और हम कहना चाहेंगे कि भाई ऐसे ही दवाओं का इस्तेमाल न करें। आप उनकी मात्रा जान लें कि कितना मात्रा देना है, कब देना है, किन परिस्थितियों में देना है। ये तमाम बातों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई भी लतेदार सब्जियों की खेती करते हैं और उसमें भी कई तरह के रोग लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं। तो उसके बचाव के लिए हमें क्या करना है, किन दवाओं का इस्तेमाल करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, इन तमाम बातों की जानकारी लेकर हम अपने किसान भाइयों के लिए आए हैं। तो ये जानकारी हम दे दें। बिल्कुल दिलवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। तो आइए उनसे जानकारी ले लें। हम अपने कार्यक्रम में आपको कई विषयों पर जानकारी देते हैं। आज के अंक में हम आपको जानकारी देंगे जो लतेदार सब्जियां इस मौसम में लगा दी गई हैं या जो लगाई जानी हैं, उनमें जो मुख्य रोग हो सकते हैं और उसका क्या निदान हो सकता है, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। और इसमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। सर, हमारा पहला सवाल ये होगा कि जो अभी किसान लतेदार सब्जियां लगा चुके हैं, जो बिया डाल चुके हैं और जो डालने वाले हैं, तो उनको किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं रोग के अगर बारे में बात करें तो? कि अभी देखिए हमारे ज़्यादातर किसान जो है लौकी, कद्दू, तोरिया या गर्मा की फसल जो है लगाने की तैयारी में है। कुछ किसान जो है अगेती की गर्मा फसल लगाते हैं, तो वो सब किसान जो है लगा चुके हैं। तो जो किसान लगाने की तैयारी में है उनको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि जब भी आप लौकी, कद्दू, तोरिया या कोई भी कुकुरबिटेसिस फैमिली के पौधे आप लगाने जा रहे हैं, बीज लगाने जा रहे हैं, तो उस बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करने के लिए 2-3 दवाएं मैं बताना चाहूँगा जो कि बाज़ार में उपलब्ध है। जैसे ब्लू कॉपर आप ले लीजिए, 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में जो है ये छिड़काव के लिए होता है। लेकिन जब दवा बीज को उपचारित करना है तो आप जो है जितना आपका बीज है, जैसे मान लीजिए आप जो है 100 ग्राम बीज ले रहे हैं, तो उसमें जो है वह 1 ग्राम से 1.5 ग्राम के आसपास जो है दवा ऐड करके हल्का सा पानी मिला के उसको हिला लें। जिससे क्या होगा कि दवा जो है बीज के चारों तरफ चिपक जाती है। फिर उसको जो है कुछ देर के लिए छाया में छोड़ दें, सूख जाता है, फिर उसको लगाएं। और दूसरी दवा है कार्बेंडाजिम। उसको भी जो है सेम तरीका है, जो भी बीज आपके पास है उसको ले लें और कार्बेंडाजिम 1 से 1.5 ग्राम जो है लेके हल्का सा पानी ऐड करके उसको सेक कर लें। जिससे क्या होगा कि आपका जो बीज के चारों तरफ जो है दवा की परत चिपक जाएगी। जब आप खेत में लगाएंगे तो खेत से जो बीमारियां फैलना स्टार्ट होती है वो बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जिन किसानों ने अभी बिया डाल दिया है और अंकुरित होना शुरू हो गया है, उनको किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं? हमारे किसान जो बीज डाल चुके हैं, कुछ किसान जो है लगाने वाले हैं, लगाने वालों के लिए हमने बताया। लेकिन जब आप बीज डाल देते हैं तो बीज डालने के बाद कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। और इस पे मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जैसे पौधा आपका, हम जो है लौकी, कद्दू, तोरिया की बात करें या करेला की बात करें या झिंगी की बात करें, तो इसमें क्या होता है, एक बहुत ही कॉमन बीमारी है डैम्पिंग ऑफ। होता क्या है, पौधा आपका छोटा रहता है, कभी कभी बीज भी अंकुरित नहीं होता है और पौधा यदि
अंकुरित कर भी जाता है तो आप देखेंगे कि पौधा की जो है तना जो होता है, जो मिट्टी से सटा हुआ रहता है, वहाँ वो जो है हल्का सा भूरा रंग ले लेता है और धीरे धीरे पौधा जो है नीचे की तरफ झुक जाता है और पौधा मर जाता है। इस बीमारी को डैम्पिंग आप बोलते हैं, जो कि पिथियम के द्वारा, राइजोक्टोनिया के द्वारा या फाइटोप्थोरा के द्वारा ये बीमारी जो है की जाती है। कभी कभी फ्यूजेरियम भी देखा गया है, इसमें जो है रोग उत्पन्न करने के लिए प्रमुख होता है। तो इस आने वाले दिनों में जैसे जो किसान खेत में लगा चुके हैं तो उनके खेत में ये बीमारी आ सकती है। इस बीमारी से बचाने के लिए एक बहुत ही कॉमन सिस्टमिक फंजीसाइड है कार्बेंडाजिम, जिसको कि बाविस्टीन के नाम से बाजार में उपलब्ध है। यदि यह दवा उपलब्ध नहीं है तो आप बेनोमिल भी ले सकते हैं या आप जो है बेनलेट ले लीजिए। ये दोनों दवाएं, तीनों दवाएं जो है बाजार में उपलब्ध है और बेस्ट सबसे आसानी से कार्बेंडाजिम मिल जाता है, उसको ले लें और 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के इसका घोल बना लें और पौधे के ऊपर छिड़काव कर दें। जिससे क्या होगा कि पौधे में ये दवाएं जो है फैल जाएंगी और जो आने वाले दिनों में जो डैम्पिंग आप जो है, जो पौध सड़न की बीमारी है, वो बीमारी नहीं आएगी। एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे, जो पूर्व के अनुभव है उसके आधार पर अगर हम कद्दू की बात करें तो कद्दू फसल में जब उसके फल लगते हैं तो वो अचानक सूखने लगते हैं। हाँ। लगते बहुत आयात में है लेकिन सूखते ज़्यादा हैं। हाँ। उसका क्या कारण होता है वो किसान भाई को? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी फसल आगे बढ़ती है कुछ बीमारियां भी आती हैं। जैसे हमने शुरू के दिनों में जो बीमारी आती है उसके बारे में बताया। दूसरी बीमारी, जब आपका पौधा बड़ा होता है, उसकी लताएं बाहर निकलती है, पत्तियों की संख्या बढ़ती है, तो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू। आप देखेंगे पत्तियों के ऊपर जो है ऊपरी सतह पे आप देखेंगे तो हल्का सा पीला धब्बा दिखाई देगा, लेकिन उसके नीचे की तरफ यदि पलट के देखेंगे तो डाउनी ग्रोथ हुई रहती है। इसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। ये बीमारी जो है खड़ी फसल में आती है। इस बीमारी से बचाव के लिए आप जो है कुछ दवाओं का छिड़काव कर ले पहले, तो बीमारी नहीं आती। जैसे मैंकोजेब, ये मैंकोजेब बहुत ही कॉमन फंजीसाइड है जो कि डायथेनम 45 के नाम से उपलब्ध है। यह दवा उपलब्ध नहीं है तो आप जो है ब्लाइटक्स 50 ले सकते हैं या रीडोमिल ले सकते हैं। इन दवाओं का छिड़काव करना है। तो होता क्या है कि यदि शुरू के दिनों में आप जो है छिड़काव कर देते हैं तो आने वाले दिनों में बीमारियां नहीं आती हैं। लेकिन यदि बीमारी आ गई है तो उस समय जो बचाव वाले फंजीसाइड है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। उस समय आपको जो है सिस्टमिक फंजीसाइड का छिड़काव करना है। जैसे रीडोमिल एमजेड है या मेटालैक्सिल है, इसका छिड़काव करके आप जो है डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो बात आपने कही कि जैसे आपकी फसल बढ़ती है फल सूखने लगता है। फल सूखने के जो है 2-3 कारण होते हैं। जैसे होते क्या है, एक तो फ्रूट फ्लाई होती है जो कि इंसेक्ट होता है, दूसरा होता है एंथ्रेक्नोज जो कि कोलेटोट्राइकम के द्वारा जो है ये बीमारी होती है, जिसके द्वारा ये बीमारी जो की जाती है। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही अच्छी फफूंदीनाशक है कापर फंजीसाइड, जिसको कि ब्लाइटक्स 50 के नाम से भी जानते हैं, ब्लू कापर के नाम से भी जानते हैं। और एक घरेलू नुस्खा भी है बोर्डो मिक्सचर का। तो किसान जो है ब्लाइटक्स 50 ले ले या ब्लू कापर ले ले, 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में जैसे ही फूल आता है उस समय से छिड़काव करें। 15 दिन के अंतराल पे इसको रिपीट करते रहें तो जो फल आपका लगता है उसमें जो है सड़न नहीं होगा और फल आपका सूखेगा भी नहीं। लेकिन अगर हम जैविक की बात करें, जो किसान अपने घर पर उसको घरेलू तरह से उपचारित करना चाहते हो, उनके लिए कुछ आप बताएं। हाँ, देखिए जैसे जो किसान अभी लगाने जा रहे हैं फसल, लौकी, कद्दू, तोरिया की बात करें तो बीज उपचार में हम जो है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा बाजार में आसानी से उपलब्ध है, यदि आप चाहें तो हमारे संस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए खड़ी फसल में आपकी कोई बीमारी दिख रही है तो उस समय जो है घरेलू नुस्खा के तौर पे करंज आयल, करंज का तेल या नीम का तेल बाजार में उपलब्ध है। आप बाजार से खरीद लीजिए, आपके घर पे हो तो घर से ले लीजिए। उस करंज के आयल में करना क्या है कि 100 ml आप जो है करंज का तेल ले लीजिए, उसमें 3 से 4 सैशे शैम्पू का डाल के उसको ग्लास राड से अच्छे से घुमाइए। घुमाने से क्या होगा कि जो आयल के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। जब उसको पानी में आप डालते हैं तो पानी में जो है पानी का रंग बदल जाता है, जो कि ये दिखाता है कि दवा जो है आपके पानी में चारों तरफ फैली हुई है। वैसे यदि पानी में आप तेल को डालेंगे तो ऊपर तैरता रहेगा, लेकिन शैम्पू से जब हम करते हैं तो आयल के ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं, जो कि छिड़काव के लिए अच्छा होता है। तो इन दवाओं का छिड़काव करें तो आने वाले दिनों में जो आपकी फसलों में विभिन्न तरह की बीमारियां आती हैं उससे भी अपने फसल को बचा सकते हैं। जी। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया कि जो आप लतेदार सब्जियां लगाने जा रहे हैं या जो लगा चुके हैं उनका सबसे पहले आप बीजोपचार करें और बाद में जो भी आप डॉक्टर साहब ने रासायनिक विधियाँ एवं जैविक विधियाँ बताई हैं उनके द्वारा भी आप उपचार करें और अपनी फसल को
रोग से मुक्त करे। डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। ऐसे ही चकाचक दवाई छींट दिए तो हो गया। नहीं दादा, वो दुकान वाला से जुन पूछे थे वही बोला था ये मात्रा में डालना है तो जुन डाल दिए। विशेषज्ञ से राय लेनी चाहिए और हमारा कार्यक्रम भी तुम्हें देखना चाहिए। जब हमारा कार्यक्रम देखोगे, हमारे विशेषज्ञ की बातें सुनोगे तो उसका सही इस्तेमाल भी कर पाओगे। तो चलिए किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दी है उस जानकारी का आप लाभ उठाएंगे। और झुमकी बहन, अब हमें लगता है कि अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, यानी थोड़ा सा समय बचा हुआ है। IMD पूना जून चल रहा है, वही ले जाने की तैयारी है। तो चलिए आप भी चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा उत्तर से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। समय से बोई गई गेहूं की फसल बाली निकलने की अवस्था में आ गई है एवं इस समय फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। नमी की कमी होने पर सिंचाई करें। समय से बोई गई सरसों कम अवधि की फसल तैयार होने की अवस्था में है। फली जब सुनहले पीले रंग की हो जाए तभी फसल को काटें एवं उसकी तैयारी करने के पहले 2 से 3 दिनों तक धूप में सुखा लें। IMD पुणे से जानकारी मिल गई झुमकी बहन, अब क्या इरादा है? इरादा बहुत नेक है। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए, लेकिन खत जरूर लिखिएगा, है ना। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।